नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यूपी पीजीटी की परीक्षा, टीजीटी की परीक्षा, साथ ही साथ सहायक आचार्य जो आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसकी भी डेट शीट जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा। और आपकी अगर परीक्षा देखी जाए पीजीटी की, तो उसके लगभग वो परीक्षा है लगभग 100 दिन बाद, या कह सकते हैं 105 या 108 दिन बाद, क्योंकि 9 को वो परीक्षा है, 9 मई को परीक्षा है। और संभवतः इस बार नहीं टलनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है हमारे जो है इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो अब नहीं टलनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमारी तैयारी एकदम कंप्लीट रहनी चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम 70 से 80 दिन के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। बची हुई 20 दिन के अंदर हम पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और साथ ही साथ टेस्ट कराते रहेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एक बार कोर्स कंप्लीट, जिससे हमारा फुल रिवीजन हो जाएगा एक ही बार में। तो उसी के लिए आप हम तैयारी कर रहे हैं 100 डेज की। 100 दिन सोच के चल रहे हैं, उसमें से 1 दिन 2 दिन आप बाहर होते हैं या कुछ होता है, समस्या होती है, तबीयत खराब होती है, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो उसमें से ही हम 100 दिन का सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास 100 दिन बचे हुए हैं पीजीटी की तैयारी के लिए। और उसी के बाद क्योंकि टीजीटी के कुछ ही टॉपिक्स बचते हैं, तो उसकी तैयारी भी हम आगे कर लेंगे। तो उसी को हम लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा, क्योंकि वो यूनिट्स में तो डिवाइडेड नहीं, लेकिन अब एक हम ओवरऑल देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, उसको हम देख लेते हैं। तो उसी को आज हम शुरू करने जा रहे हैं और आप हमारी यात्रा से जुड़ जाइए, आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ चीज़ें दे दी जाएगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, लगातार जुड़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले जो हमारा इतिहास शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति हम अर्थ देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं, तो हमें तैयारी के दौरान हमें वो चीज़ भी आनी चाहिए जिससे हमारे दिमाग में एक रोड मैप जैसा बन जाए कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर नहीं चलेंगे, और जिससे हमारा मस्तिष्क उन सब चीज़ों को कवर अप करते हुए चले। तो इसके सबसे पहले देख लेते हैं इसकी व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इति के साथ धन में ह जुड़ा और आस, धन आस, इसी से बना है हमारा इतिहास। इति का अर्थ होता है ऐसा, और ऐसा ही। ह का अर्थ होता है निश्चित ही। आस का अर्थ होता है घटित हुआ। तो इसी कारण हमारे इसका इतिहास का अर्थ होता है कि ऐसा ही निश्चित था या घटित हुआ। अब हम देख लेते हैं इतिहास की परिभाषाएं। इतिहास की परिभाषा में से बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं हेरोडोटस की। ये विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके द्वारा रचित हिस्टोरिक इतिहास की, जो हिस्टोरिक है, वो इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा क्या दी है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। अगर आपसे पूछ ले, अगर जो आपका इंटरव्यू होगा या आपकी परीक्षा में ही आ सकता है कि इतिहास का क्या अर्थ है, तो क्या कह सकते हैं? सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। अब हम देख लेते हैं तेन की। तेन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तेन ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि इन्होंने जो विधेयवादी पद्धति है उसकी ये जनक माने जाते हैं, इस कारण ये महत्वपूर्ण है। इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है, तेन को। इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण और क्षण विशेष। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो तेन है उन्होंने, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपने इतिहास लेखन में किन चीजों का, किन बातों का वर्णन किया है, किसने महत्व दिया है। और ये विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका तथ्य है। इनकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या है? किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण ही इतिहास है।
और ये एक हमें जो अगर देखा जाए तो इतिहास की अगर ये परिभाषा है तो ये संपूर्ण चीजों को ले लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है कि किसी जाति विशेष, जाति का अर्थ कास्ट से मत समझिए, जाति का अर्थ एक विशेष समूह, एक विशेष समुदाय, एक विशेष वर्ग या एक विशेष बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे भी आता है। तो जाति को आप संकुचित अर्थ में ना समझ के व्यापक अर्थ में समझेंगे तो ये समझ आएगा। तो किसी, ये इतना ज्ञान तो आपको होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों घटनाओं का विश्लेषण ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। वातावरण की उस समय पर क्या चीजें रही होंगी, कैसी प्रवृत्तियां रही होंगी, क्षण विशेष उस समय पर क्या घटित हो रहा होगा, तो उन से निर्मित प्रवृत्तियों, जो प्रवृत्तियां बनी होंगी और घटनाओं का विश्लेषण, उन प्रवृत्तियों और घटनाओं का जो विश्लेषण करना है वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और बस इसकी ये परिभाषा याद रख लीजिएगा। विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं और इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्व दिया है। सभी चीजें महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। अब यहाँ पर ये जो नगेंद्र जी की जो परिभाषा है महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी पूछी भी नहीं गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास की परिभाषा देख रहे हैं और हमारे हिंदी साहित्य के जो आलोचक हैं उन्होंने ही कोई परिभाषा दी है तो वो कैसे कम महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए हम ये भी लेकर आ गए हैं। कौन सी? बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। शुक्ल जी ने क्या परिभाषा दी है? शुक्ल जी तो आपको पता ही है, इनके बिना तो हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट ही नहीं हो सकता, इनके भी ये तो पूरक हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। तो क्या कहा इन्होंने? प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्रवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्रवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास कहलाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको आंख बंद करके या अगर आप सो रहे हो और आपको मतलब उठा के बोले कि बताओ हाँ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो साहित्य की परिभाषा बताओ, तो तुरंत आपके मुख से निकले कि प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्रवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्रवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास कहलाता है। तो ये इस तरीके से आपको याद रहनी चाहिए। अगली परिभाषा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। इन्होंने क्या बोला है कि मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी। अगली है डॉक्टर बच्चन सिंह जी की। अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का द्वारा परिभाषित है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं। अब अभी हमने क्या देखा? हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी नहीं, हिंदी साहित्य इतिहास, इतिहास की परिभाषाएं। अब हम देख लेते हैं इतिहास लेखन की पद्धतियां। अभी हम हिंदी की तरफ नहीं आए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हम इतिहास पे आए हैं। अब इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं उस पर आए हैं। तो कौन कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है, आलोचनात्मक पद्धति है, समाजशास्त्रीय पद्धति है, विचारधारा आधारित जो हमारी पद्धतियां हैं। अब ये कैसे होती हैं ये चीजें हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ जिससे आपके एक माइंड मैप बन जाएगी। वर्णानुक्रम, जैसे वर्ण के आधार पर, जैसे आपके जो रोल नंबर होते थे बचपन में, जब आपके रोल नंबर होते थे, जैसे किसी का नाम अविनाश है, किसी का नाम बबीता है, किसी का नाम चंचल है, किसी का नाम दीपिका है, किसी का नाम, इस तरीके से ABCD इस अकॉर्डिंग जो चलते थे वो क्या होता है था? वर्ण क्रमानुसार। जैसे ABCD वैसे ही हमारे हिंदी में चलती है, अंक से स्टार्ट होता है, फिर इस तरीके से चलता चला जाता है। फिर कालानुक्रम पद्धति, इसमें क्या होता है? जैसे कोई विशेष रचनाकार हमारा किसी विशेष समय में पैदा हुआ, जैसे कोई भी रचनाकार है तो वो अगर देखा जाए तो
और जैसे रामचंद्र शुक्ल जैसे तुलसीदास है, सूरदास है, और उससे पहले भक्ति काल के जितने, तो सभी को क्रम में रखते हुए चले जाना कि ये रचनाकार पहले आए हैं समय में, फिर ये बाद में आए, फिर ये बाद में है आए हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो कालानुक्रम पद्धति होती है। तो इसमें समय के अनुसार होता है, समय के अनुसार। ये अगर देखा जाए तो ये कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ये पहली पद्धति है। अगर शुरुआती जो चीजें होती है वो बहुत हल्की होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका महत्व नहीं होता। वो कहीं ना कहीं उस समय की सबसे विशेष चीज होती है, सबसे विशेष प्रवृत्ति होती है। तो कुछ भी चीज, किसी भी विषय के बारे में आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी साहित्य का को पढ़ रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में हम देख रहे हैं। फिर आ गई वैज्ञानिक पद्धति। इसमें क्या होता है, इसमें ये भी अगर देखा जाए तो ये तो नहीं लिया जाता है, लेकिन हाँ समयानुसार ले लिया जाता है, और कुछ विशेषताएं वहां पर ले ली जाती है। ये इस वाली पद्धति से महत्वपूर्ण है, कालानुक्रम पद्धति से महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक पद्धति। सबसे अच्छी जो हमारी पद्धति मानी जाती है वो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है, जिसके जो जनक है तेन माने जाते हैं, वही जो है ये पद्धति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और शुक्ल जी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो भी इसी पद्धति में लिखा है। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, प्रवृत्ति आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है, अपना एक दृष्टिकोण आ जाता है, उस एक पक्ष को यहाँ पर लिया गया है। और शुक्ल जी ने यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से इतिहास ग्रंथ लिखना चाहिए। आज तक भी कोई इतना मतलब शुक्ल जी की बराबरी का तो कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिख पाया है। हाँ, कुछ कुछ आलोचकों ने, कुछ कुछ इतिहासकारों ने या इतिहास ग्रंथ रचयिताओं ने कोशिश की है, प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि उनका प्रयास कम है, लेकिन जितना शुक्ल जी ने अपने पूर्ववर्ती जो इतिहास लेखकों से जो अच्छा काम किया है, शुक्ल जी के अनुसार उतना शुक्ल जी के मतलब शुक्ल जी के बराबरी उनके बाद में कोई इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है, जैसे बच्चन सिंह जी भी ने भी लिखा है, साथ ही साथ नगेंद्र का भी इतिहास ग्रंथ है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित हुआ था, वो भी बहुत सारे इतिहास ग्रंथ है, लेकिन शुक्ल जी फिर भी बेजोड़ है। अगली जो पद्धति है आलोचनात्मक पद्धति है। इसमें आलोचनात्मक रहती की चीजों को बताना कि ये इस तरीके से होती है, इस तरीके नेगेटिव पॉजिटिव पक्ष को लेके चलना। समाजशास्त्र सिर्फ सामाजिक बिंदुओं को ध्यान पे रखा जाता है। विमर्श या विचार आधारित पद्धति में इसमें क्या होता है, जैसे कुछ दलित विमर्श आधारित लिख लेते कि इस पक्ष को तो छोड़ दिया गया या इस पक्ष पे ध्यान नहीं दिया गया, तो वो सिर्फ उसी विशेष पक्ष को लेकर चलते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी विचार आधारित जो हमारी पद्धति होती है। जैसे जो हमारा राष्ट्रीय वाला जो होता है, राष्ट्रीय काव्य धारा वाली जो प्रवृत्ति थी, वो सुमन राजे ने जो हिंदी जो नारी का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो लिखा है, वो ओझल नारी का इतिहास, तो ये सब क्या है, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पद्धति है इनको हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये है। सबसे पहले वर्णानुक्रम, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें वर्ण के क्रम के आधार पर होता है, वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम में जो क्या होती है, रचनाकारों का परिचय देना होता है, ये वर्णानुक्रम पद्धति होती है। यह पद्धति अगर देखा जाए तो शब्दकोश की तरह होती है। जैसे अगर हमारी देवनागरी की जो वर्णमाला है तो उसमें अंक से स्टार्ट होती है, वैसे ही अगर रोमन लिपि में देखी जाए तो ABCD से स्टार्ट होती है। तो ये क्या होता है, एक शब्दकोश की तरह होता है। और ये पद्धति जो है सबसे प्राचीन है। अब इसमें क्या क्या चीज याद रखने योग्य है, वर्णानुक्रम नाम से ही समझ आ रहा है, वर्ण के क्रम के अनुसार, वर्णमाला के क्रम के अनुसार, ये भी इसमें ही आ जाएगा तथ्य। ये शब्दकोश की तरह होती है, ये आप अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। जैसे मैंने आपको क्लास वाला उदाहरण दिया, वैसे ही ये उदाहरण भी आप बैठा लीजिए। कई बार घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। अब क्या होता है, प्रश्न सीधा नहीं पूछा जाता है कि ये बताइए ये पद्धति किसकी है, इस पद्धति में ये विशेषता है या नहीं, इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये ऐसा हुआ तो कैसे मतलब चीजें हो सकती हैं। हाँ, ये जैसे ये फैक्ट है कि सबसे प्राचीन है ये पद्धति, अहम मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई विशेष चीज नहीं ली गई है, सीधे सीधे नाम दे देना और उनको ऐसे ही व्यवस्थित करके लिख देना अल्फाबेटिक ऑर्डर में।
फिर उसके बाद है गार्सा। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है, ये और एक तथ्य महत्वपूर्ण है। गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललित त्रित्युर इंदु हिंदुस्तानी में इसका प्रयोग किया है, इस पद्धति का प्रयोग किया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो दो आ गए हैं इसमें हमारे तासी जी, यहाँ पर हम लिखते रहेंगे तासी और शिव सिंह, ऐसे आपको शॉर्ट में याद रहेगा। अगली जो पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। इसमें क्या होता है, जन्म तिथि के आधार पर रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। इस पद्धति के जो है इतिहास ग्रंथ कौन सा है, ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पद्धति में इस इतिहास ग्रंथ में कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो किसने किया है, ग्रियर्सन ने। अगली जो पद्धति है वो है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति जो है इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखना रचनाकारों पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव, ये देखा जाता है कि भाषा के विकास जो है विकास क्रम को ध्यान रखा जाता है कि भाषा का विकास किस क्रमानुसार हुआ। पहले जो संस्कृत आई, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसी के स्वरूप के आधार पर जो है क्या लिखना जो है व्यवस्थित करना। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, गणपति चंद्र गुप्त जी ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो ये विशेष तथ्य आप बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। विधेयवादी पद्धति सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें क्या होता है, रचनाकारों का परिचय कालानुक्रम पद्धति में रहता है। अब देखियो यहाँ पर क्या है, इस पद्धति में अगर देखा जाए तो सभी पद्धतियों का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। जैसे रचनाकारों का जो परिचय है वो कालानुक्रम पद्धति में दिया होता है। प्रवृत्तियों का विश्लेषण तुलनात्मक दृष्टिकोण से होता है। तो एक तुलनात्मक जो हमें पद्धति भी आ सकती है, वैसे ऐसी पद्धति का प्रयोग कम ही किया जाता है। वो अगर देखा जाए तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। तो प्रवृत्ति का विश्लेषण किसमें, तुलनात्मक दृष्टिकोण में होता है। और जो तेन ने दिया था जाति, वातावरण और क्षण विशेष, इसको प्राथमिकता दी जाती है विधेयवादी पद्धति में। हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। ये भी अगर देखा जाए तो ये भी आपको आंख बंद करके याद होना चाहिए। मतलब ये चीजें ऐसी नहीं कि आपके दिमाग से निकल जाए, बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, तो ये चीजें आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। अगली जो पद्धति है वो है आलोचनात्मक पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग भी विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रख के चलिएगा, जो विधेयवादी पद्धति है उसके अंतर्गत सभी पद्धतियां समाहित हो जाती हैं, इसलिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्धति है, सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, सर्व प्रमुख पद्धति है। आलोचनात्मक पद्धति में क्या होता है, रचनाकारों व रचनाओं के परिचय से ज्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। ये अगर देखा जाए तो कालानुक्रम पद्धति से बेस्ट पद्धति है ये। रचनाकारों के परिचय के साथ साथ शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं की समीक्षा इसमें की जाती है। किसने किया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इस पद्धति का प्रयोग किया है। इस तरीके से आप याद करते रहेंगे कि किसने किस पद्धति का प्रयोग किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। इतिहास ग्रंथ का भी नाम याद रहना चाहिए और किस पद्धति का प्रयोग किया है ये भी याद रहना चाहिए, या किस पद्धति जो है किस इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया गया है। अगली जो पद्धति है वो है समाजशास्त्रीय पद्धति। रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर बल देना कि उसमें समाज में से क्या ग्रहण किया तथा रचनाकारों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि रचनाकारों के परिचय तो दिए जाते हैं वही जो कालानुक्रम पद्धति है उसके अनुसार, इसके साथ साथ क्या कि उसने समाज से क्या ग्रहण किया, रचनाकार ने समाज से क्या ग्रहण किया और समाज को रचनाकार का समाज पर क्या प्रभाव किया, क्या लिया क्या दिया, यही चीजें होती हैं समाजशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत। अब अगर देखा जाए, अभी हमने क्या देख लिया, हिंदी साहित्य का इतिहास देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया कि कौन कौन सी पद्धतियां होती है। अब नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, इतिहास की परिभाषा और साथ ही साथ
जो हमें हमारी पद्धतियां इतिहास लेखन की। अब आ गया हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। वास्तव में अगर देखा जाए तो अब हम आए हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ। ठीक है, अब इसमें कौन सा हमारा जो इतिहास ग्रंथ है, लेकिन वहां पर सारे पहलुओं को छूते हुए हम निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हिंदी की में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ है वो है जो गारसदातासी का जो इतिहास ग्रंथ है वो है। अब अगर आप सोचें कि हमारा जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी भाषा में होगा, लेकिन नहीं, हमारा पहला इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में था। फ्रेंच विद्वान थे गारसदातासी, उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा ये जो इतिहास ग्रंथ है। और इस रचना का क्या नाम था? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुए हिंदुस्तानी। ये भी आपको एकदम याद रहना चाहिए। हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुए हिंदुस्तानी। किसका है? गारसदातासी का। ये फ्रेंच विद्वान है। अब इसमें इस्तवार का क्या अर्थ है? इस्तवार का अर्थ है हिस्ट्री, और लिटरेचर अर्थात लिटरेचर, हिंदुई अर्थात हिंदुई, और हिंदुस्तानी अर्थात हिंदुस्तानी। अब इसका हिंदी अर्थ अगर देखा जाए तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो ये होता है हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब यहाँ पर दो शब्द देखने को मिले हैं, हिंदुस्तानी और हिंदुई। इनका अर्थ भी हम देख लेते हैं। तो हिंदुस्तानी का अर्थ है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, अर्थात जो उर्दू मिश्रित थी उसको बोलते थे हिंदुस्तानी। लेकिन जो हिंदुई थी, ये जो हिंदुई थी उसका क्या अर्थ है? हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली हिंदी। तो ये दो शब्द भी विशेष महत्व रखते हैं। प्रकाशन जो था इसका, तो इसका प्रथम संस्करण जो प्रकाशित हुआ था, और प्रथम संस्करण में जो थे दो भाग थे। पहला भाग था, मतलब प्रथम भाग था 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय भाग 1847 में। द्वितीय जो संस्करण था उसके 3 भाग कर दिए गए थे। प्रथम भाग जो प्रकाशित हुआ था 1870 में, द्वितीय भाग 1870 में, दोनों भाग प्रथम और द्वितीय 1870 में, और तृतीय भाग द्वितीय संस्करण का 1871 में। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो है इसका, इसी के बारे में, इसमें प्रकाशक जो संस्था थी वो थी द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। ट्रांसलेशन कमेटी थी, आयरलैंड से ये प्रकाशित हुआ था। इतिहास ग्रंथ हमारा जो पहला इतिहास ग्रंथ था ये क्या था? फ्रेंच भाषा में रचित था, याद रहना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? याद रहना चाहिए। लेखक कौन थे? याद रहना चाहिए। वर्णानुक्रम पद्धति में ये रचित था, क्योंकि पहली पद्धति यही थी, पुरानी पद्धति यही थी, शुरुआती पद्धति यही थी। तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा जाएगा। शुरुआत में हम पढ़ चुके हैं जहां पर हमारी पद्धतियां दी गई हैं। इसमें उल्लेखित प्रथम कवि अंगद हैं और अंतिम कवि हेमंत पंत है। प्रथम कवि अंगद है और अंतिम कवि हेमंत पंत है। वो आप लगा भी सकते हैं, आएगा फिर है आएगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो अंग से स्टार्ट होता है और वहां पर समाप्त होता है। तो अंतिम जो कवि कौन है? हेमंत पंत है। इसमें कोई विशेष महत्व का नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि ये हमारी वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार चला है, तो इसलिए ये प्रथम कवि अंगद आ गए और अंतिम कवि हेमंत पंत। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं है। ये नहीं है कि ये जो अंगद है हिंदी के प्रथम कवि, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो नाम है उस नाम के आधार पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं है, ये आप याद रखिएगा। काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखो, एक प्रश्न तो ये चलता है कि पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। दूसरी विवाद ये स्टार्ट हो जाता है कि काल विभाजन का प्रयास किसने किया, किसने कौन सा नाम रखा। तो ये चीज है, तो ये नामकरण वाले पार्ट में से तो हट ही जाएंगे कि इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया, भक्ति काल को क्या नाम दिया, रीति काल को क्या नाम दिया। तो ये नाम तो यहाँ इनका हट ही जाएगा। तो इस तरीके से आप एक माइंड मैप बनाते हुए चलेंगे, दिमाग एकदम लगा के चलेंगे कि कैसी चीजें आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको सारी चीजें सोल्व होती चली जाएगी। कुल रचनाकार कितने दिए थे? 738 थे। 1-2 का नाम बता ही दिया है। और अगर देखा जाए तो हाँ, एक विशेष बात ये थी कि 738 कवियों में से मात्र 12 जो रचनाकार थे, यानी कि जो 12 रचनाकार थे वे हिंदी के थे।
बाकी हिंदी के नहीं थे। ऐसा नहीं है कि अगर इतिहास ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य का तो उसमें सारे ही हिंदी के थे, नहीं, केवल 12 जो रचनाकार थे वो ही हिंदी के थे। गारसद तासी के इस इतिहास ग्रंथ का 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने वाई.एफ. फैलन के सहयोग से तबकाउ ईश्वरा ए तजकिराई हिंदी नाम से उर्दू में अनुवाद किया। तो इन्होंने क्या है, मौलवी करीमुद्दीन के सहयोग से और वाई.एफ. फैलन के सहयोग से इन नामों से उर्दू में इन्हें अनुवाद किया है इस इतिहास ग्रंथ का, तासी के इतिहास ग्रंथ का। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में कुल 1004 रचनाकारों का परिचय है। अब ये जो मौलवी करीमुद्दीन ने अनुवाद किया था 738 थे, लेकिन उन्होंने और भी जोड़कर मतलब अनुवाद भी कर दिया, साथ ही साथ और ऐड भी कर दिए, क्योंकि संशोधन भी, एक तो इन्होंने क्या किया, संपादन किया, साथ ही साथ संशोधन भी कर दिया। 1004 रचनाकारों का परिचय दे दिया। इसमें देखो वहां पर 12 थे और यहाँ पर क्या हो गए, 60 रचनाकार हो गए उर्दू वाले में। गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ का 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया था 1953 ईस्वी में तासी के ग्रंथ को। कुल रचनाकार 358 थे, हिंदी के रचनाकार 220 यहाँ पर देखने को मिले। वार्ष्णेय प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। गारसद तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। अब ये वृत्त संग्रह वाली बात बहुत चलती है और इस पे मैं क्विज बना के डालती रहूंगी, क्विज या क्वेश्चन, तो इस उनको आप सोल्व करिएगा। वृत्त संग्रह बड़ा भारी वृत्त संग्रह, इस तरीके से शुक्ल जी ने बोला। तो वृत्त संग्रह किसको बोला? जो फ्रेंच भाषा में जो हमारा प्रथम ग्रंथ था उसको वृत्त संग्रह बोला। यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद आ गया हमारे शिव सिंह सेगर। रचना नहीं कह सकते, इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं। कौन सी है? शिव सिंह सरोज। इसका प्रथम प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ, लेकिन कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ कमी रह गई, इसलिए इसे 1883 में पुनः प्रकाशित करवाया गया शिव सिंह सरोज को। प्रकाशक संस्था कौन थी? नवल किशोर प्रेस लखनऊ जो थी, उसने वहां से प्रकाशित हुआ था शिव सिंह सरोज। हिंदी में रचित अगर देखा जाए तो ये हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ ये माना जाता है कि ये हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है। कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर अगर देखा जाए तो ये लिखा गया है। कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर कुल रचनाकार अगर देखा जाए तो 1003 थे। प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश तीनों के लगाकर इसमें 1003 रचनाकार जो थे इन्होंने शामिल किए थे। अब देखो संख्याएं बढ़ती जा रही है, 12 फिर 60 फिर इस तरीके से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी तथ्य है। कालीवाचन का कोई प्रयास नहीं किया गया है और शुक्ल जी ने इसे भी वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो इतिहास ग्रंथ है वो है हमारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ था। किसके? पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में, लेकिन पुस्तक के रूप में ये 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में रचित था ये जो ग्रंथ था, क्योंकि अंग्रेजी विद्वान थे ग्रियर्सन जी, तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ये लिखा था। पद्धति कौन सी थी? कालानुक्रम पद्धति थी। कुल 952 रचनाकारों को यहाँ पर स्थान मिला था। सभी रचनाकार इसमें क्या थे? हिंदी के थे।
कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ ये माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया। अब यहाँ पर जो था, इनसे पूर्ववर्ती जो इतिहासकार थे वो सभी क्या लिख रहे थे, वो चाहे वो उर्दू के हो, हिंदी के हो, अन्य भाषा के जो रचनाकार थे उनको भी शामिल कर लेते थे, लेकिन इन्होंने शामिल नहीं किया। ग्रेडसन ने इन्होंने सिर्फ हिंदी के रचनाकारों को लिया और उन्हीं को लेकर ये अपना इतिहास ग्रंथ रचा, 952 रचनाकारों को। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं? 12 है और 11 युगों में इसको बांटा है। अब यहाँ पर दोनों बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि 12 तो अध्याय है, युग कितने हैं? 11 हैं। तो कौन कौन से हैं? 12 अध्याय, सबसे मतलब 12 अध्याय और 11 युग दोनों को देखते चलेंगे। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी का प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी। ये यहाँ तक तो हो गए हमारे जो थे 11, ये 11 युग थे। और ये 12 अध्याय जो थे, ये 12 अध्याय ये विविध के साथ साथ 12 अध्याय हो जाते हैं। आगे है इसके बारे में ही, शुक्ल जी ने इन्हें युग न मानकर अध्यायों के नाम मात्र मानते हैं। अब कुछ लोग, क्योंकि इन्होंने बताया था कि 11 युग है, लेकिन ये युग न मानकर शुक्ल जी क्या बोलते थे, ये कि अध्याय मात्र है। ग्रेडसन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाओं को आधार बनाया। कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने आधार के रूप में लिए वो देखेगा। रामचंद्र शुक्ल के ने जो आधार ग्रंथ लिए वो तो और महत्वपूर्ण हो जाएंगे, वो आगे आएंगे, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो ग्रेडसन ने कौन से लिए थे? इस्तवार द ललित त्रितुर, इंदु हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, मूल गोसाई चरित, कालिदास हजारा, काव्य संग्रह, श्रृंगार संग्रह, विचित्रोपदेश, सुंदरी तिलक, राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकृत भाषा माना गया है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है इस ग्रंथ के आधार पर कि हिंदी जो है, हिंदी को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकृत भाषा माना गया है। इन्होंने बोला था कि ये जो भाषा है, अगर इतिहास ग्रंथ के ही नाम से ये सारी चीजें पता चलती है, वो हमारे विषय का ऐसा नहीं है कि विषय नहीं है, लेकिन विषय नहीं है क्योंकि इतना याद नहीं करना है। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानना इनके एक वो थी। इन्होंने अगर देखा जाए तो अंग्रेजी विद्वान थे, तो इन्होंने सिर्फ अंग्रेजी को महत्व दिया और हिंदी को हे दृष्टि से देखा है कहीं ना कहीं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल एवं स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा। ये स्वर्ण काल के साथ साथ क्या याद रखना है? स्वर्ण युग। ये यहाँ पर साथ में एक अलग से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं हम मिश्र बंधु की तरफ। मिश्र बंधुओं में सबसे पहले तो आपको याद रखना है मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं। मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। अब इसमें याद रखना है, कई बार सुख दे दिया होता है, सुख, तो सुख नहीं है, शुक है, शुक तोता वाला शुक, ठीक है। तो ये तीनों इसमें आते हैं मिश्र बंधुओं में। रचना कौन सी है? मिश्र बंधु विनोद। ये इनका इतिहास ग्रंथ है, 4 भागों में ये है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1903 में हो गया था और चतुर्थ भाग का 1938 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। पद्धति जो थी ये क्या कालानुक्रम पद्धति रही है। कुल जो है 4591 रचनाकारों का परिचय इसमें दिया गया है मिश्र बंधु विनोद में। ये जो इतिहास ग्रंथ है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया था। ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था मिश्र बंधुओं द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज जो चला था अभियान की, सभी जो हस्तलिखित ग्रंथ उनको एकत्रित करें, उन्हें पुनः मुद्रित प्रकाशित कराएं, तो उसी के आधार पर ये इन्होंने क्या है लिखा था। उसी के आधार पर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान 1900 से 1921 तक चलाया था। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ
साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणी निर्धारित की गई है। रचनाकारों के 3 भागों में व्यक्त किया गया है, उत्तम, मध्यम और सामान्य श्रेणी की। हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक लेखन कहाँ पर देखने को मिलता है? थोड़ा बहुत जो देखने को मिलता है बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद में देखने को मिलता है। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है। सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर गियर्सन की पद्धति का अनुसरण किया गया है। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के निम्नलिखित ग्रंथों का या निम्नलिखित का सहारा लिया है। किस किस का? कि ग्रंथों का नहीं, मतलब सहायक संदर्भ क्या लिया है, तो कहाँ से लिया है? कवियों के स्वरचित ग्रंथ, शिव सिंह सरोज पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ था, गियर्सन का इतिहास ग्रंथ पूर्ववर्ती था, मुंशी देव प्रसाद के जो लेख थे उनको भी इन्होंने लिया था, नागरी प्रचारणी सभा की रिपोर्ट जो थी, खोज रिपोर्ट, उसको भी इन्होंने आधार के रूप में लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं को प्राक्रमिक संकलनकर्ता कहा है। ये वर्तनी मिस्टेक है। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य आधार माना जाता है। जो मिश्र बंधु विनोद है, उसको शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उपजीव्य आधार अगर ग्रंथ माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं की एक रचना हिंदी नवरत्न भी है। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, केशव, त्रिपाठी बंधु, कबीर, चंद्रबरदाई, भारतेंदु। कवि रत्न में अगर देखा जाए तो हिंदी नवरत्न में कौन कौन आते हैं? ये 9 रचनाकार आते हैं, लेकिन त्रिपाठी बंधु होने के कारण भूषण और मतीराम दोनों आ जाते हैं, तो इसमें 10 रचनाकार हो जाते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा इतिहास ग्रंथ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1929। प्रकाशन संस्था कौन थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। विधेयवादी पद्धति में ये रचित है। 997 रचनाकारों का परिचय कह सकते हैं, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1000 कह देते हैं। 997 3 कम है, तो 1000 के लगभग कवियों का इसमें परिचय देखने को मिलता है। कथन मैंने यहाँ मैंने नहीं लिए हैं शुक्ल जी की जो इतिहास ग्रंथ से, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। उसके लिए अलग से मैं एक क्लास लूंगी जिसमें जो कथन है वो दिए होंगे, और एक क्लास पहले से ही है, उसको आप देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से वो देख सकते हैं। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये क्या लिख रहे थे? शुक्ल जी लिख रहे थे भूमिका। और शुक्ल जी भूमिका इतनी बड़ी और मतलब लंबी चौड़ी लिखते हैं, आप कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं, कोई भी इनका ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी भी पुस्तक का इन्होंने संपादन किया है तो उतनी ही बड़ी तो पुस्तक, यानी कि उतनी तो संपादित जो रचना है, जो चीजें हैं वो है, और उतनी ही बड़ी इनकी भूमिका। पहले भूमिका पढ़ेंगे, फिर आप मेन पढ़ेंगे, तो शुक्ल की भूमिका बहुत बड़ी लिखते हैं, और उसी के कारण भूमिका लिखते 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 इतना बड़ी भूमिका लिख दी कि इसी को एक इतिहास ग्रंथ के रूप में देखने को मिल गया। तो ऐसे ही जीवन होता है कि आप कर्म करते रहिए, फल अपने आप मिल जाएगा। शुक्ल जी को ध्यान में रख के चलिए। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 ईस्वी में ये लिखा था। 1928 में ईस्वी तक लिख दिया था उन्होंने हिंदी साहित्य का विकास। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने किस नाम से लिखी? तो लिखी थी हिंदी साहित्य का विकास। 1928 तक ये लिख दी थी, और 1929 में किस रूप में छप गई? एक इतिहास ग्रंथ के रूप में, हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में। भूमिका विशाल हो जाने के कारण इसे 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया।
रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को सही अर्थों में, अब यहाँ पर देखिए सही अर्थों में अगर देखा जाए तो पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में, 45 में, 51 में, और अब तो कितने ही इसके संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन आप 51 तक आप इसमें बहुत संशोधन हो चुके हैं। इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर ज्यादा साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों को ही ध्यान रखा गया। ये नहीं है शुक्ल जी ने उठाया कि चलो ये भी मिल गए, ये भी मिल गए, सबको उठाकर रख देते, नहीं। शुक्ल जी ने क्या किया है, संख्या के आधार पर नहीं, ज्यादा साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों को ही रखा है इस ग्रंथ में। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई है। कवियों लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। अब मैंने आपको बताया था जो विधेयवादी पद्धति है उसमें लगभग सभी जो पद्धति है उनका समायोजन किया जाता है, और सारी पद्धतियों का निचोड़ ही अगर देखा जाए तो विधेयवादी पद्धति आप मान सकते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है। प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमियों की विवेचना की है। प्रत्येक युग एवं रचनाकारों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। युगों का अगर देखा जाए तो दोहरा नामकरण शुक्ल जी ने किया है। मुंज और भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शुक्ल जी ने तुलनात्मक पद्धति का भी सहारा लिया है। गौण रचनाकारों को फुटकल श्रेणी में रखा है। अब यहाँ पर आप जब भी देखेंगे पहले जो हो जाएगा एक काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फुटकल रचना या फुटकल श्रेणी इन्होंने रख दी है, और उसमें ही बाकी जो है रचनाकारों को ये रख देते हैं, छोड़ते किसी को नहीं है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाओं को आधार के रूप में ग्रहण किया। किस किस को, अब यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने किस किस को आधार के रूप में ग्रहण किया है, या कहाँ कहाँ से इन्होंने जो है अपने जो है रचना के लिए संदर्भ एकत्रित किए हैं। तो कहाँ से लिया है? मिश्र बंधु विनोद, कवियों के अब इन्होंने सीधा बोला है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किए हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की है, 8 भागों में है। ब्रज माधुरी शाह वियोगी हरि की है, इससे भी इन्होंने आधार लिया है। इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी ने केदारनाथ पाठक से बहुत सहयोग लिया है। ये इनके बहुत सहयोगी रहे हैं शुक्ल जी के। नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जो साहित्य की परंपरित इतिहास लेखन की पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कविवृत्त परिचय जैसे कथित इतिहास लेखन की सीमा को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है। नगेंद्र का ये कथन है शुक्ल जी के संदर्भ में। अब एक और आ जाता है इतिहास ग्रंथ रमाशंकर शुक्ल रसाल का। इसका नाम भी क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। 1931 में प्रकाशित हुआ था। पद्धति इसमें कालानुक्रम पद्धति ली गई थी। अब यहाँ पर शुक्ल जी की जो इतिहास ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप खास ध्यान रखकर चलेंगे। लेकिन सारी जो तथ्य मैंने बताए हैं सभी महत्वपूर्ण है, उनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले हैं राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशित हुआ था 1938 ईस्वी में। ये सभी जो इतिहास ग्रंथ है ये क्रम से ही चल रहे हैं कि कौन सा पहले आया, फिर उसके बाद जो आया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद आया। तो 1938 में प्रकाशित हुआ था डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। पद्धति क्या है? नाम ही में ही है आलोचनात्मक, और कालानुक्रम पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है। मेनली इसमें आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है और कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग अगर देखा जाए तो लगभग सभी इतिहास ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है। आधार ग्रंथ जो है, अधूरा ग्रंथ ये है 693 से 1693 ईस्वी तक के कालखंड के रचनाकारों का ही वर्णन इसमें देखने को मिला है, आगे ये नहीं लिख पाए थे। संध्या काल, चारण काल से भक्ति काल तक का वर्णन है। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में इन्होंने लिखा था। ये शोध प्रबंध तैयार कर रहे थे। अगर देखा जाए तो सभी जो महत्वपूर्ण जो चीजें हुए, महत्वपूर्ण जो कार्य हुए, कहीं ना कहीं कर कुछ हो रहे थे, हो कुछ हो रहा था और परिणाम कुछ और ही निकला, ऐसा कुछ हुआ है।
इसी ग्रंथ के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें 1940 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। इसी इतिहास ग्रंथ के आधार पर, देख रहे हैं आप। स्वयं को हिंदी का प्रथम कवि जो है स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रथम कवि के बारे में ये विशेष तथ्य है। संधि काल में अपभ्रंश की बहुत सी रचनाओं को शामिल कर दिया गया है। अगले जो रचनाकार है, जो हमारे इतिहासकार है, वो है हिंदी साहित्य के इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहीं ना कहीं शुक्ल जी को सीधे टक्कर दी है। इनका जो है हिंदी रचना हिंदी साहित्य की भूमिका, कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रकाशन वर्ष के साथ साथ याद रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। रचनाकारों का इन्होंने मूल्यांकन करने में समाजशास्त्री दृष्टियों को अपनाया। शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा। अब यहाँ पर देखिएगा कहीं पर वर्तनी जो अशुद्धि है उनको थोड़ा सा आप मतलब ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपको शुद्ध ही उच्चारण कर रही हूँ। कहीं कहीं जो है वो वर्तनी अशुद्धि आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रूफ रीडिंग इसमें नहीं हो पाई है, क्योंकि तुरंत ही बनाना और तुरंत ही आपको अपलोड करना और क्लास रिकॉर्ड करना, सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं मैनेज हो पाती। लेकिन ये है कि आपको शुद्ध मैटर ही प्राप्त होगा। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग इन्होंने कहा है। भक्ति काल को एक नई दुनिया इन्होंने कहा है। किसके बारे में बात चल रही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है, शुक्ल जी ने भी कहा है, लेकिन इनका महत्व ज्यादा है। कहीं भी अगर पूछ लिया जाए वीरगाथा काल किसने कहा है, वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है, तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लगाएंगे। अगर वीरगाथा काल को या आदिकाल को आदिकाल का नाम भी दे सकते हैं तो उसमें दो राय नहीं है, यहाँ पर शुक्ल जी आएंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न समझना होगा कैसे पूछा जा रहा है, क्या पूछना चाह रहा है हमारा जो एग्जामिनर है, तभी आप उसका उत्तर देंगे। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग इन्होंने कहा है। भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब्दुल रहमान या अद्दहमान को हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने माना है। भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से अधिकांश को परवर्ती सिद्ध कर दिया है। मैंने कहा था ना, इनका एक तरीके से देखा जाए तो अलग ही लेवल का युद्ध चलता है। गणपति चंद्र गुप्त संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं। क्या बोलते हैं? गणपति चंद्र गुप्त जी बोलते हैं कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। ठीक है, ये देखने को मिलेगा आपको। जो भी पंक्ति शुक्ल जी ने कही है उसके विरोध में ऐसा नहीं है कि कोरी कल्पना करके ही बोल दिया, नहीं। देखो, बोला है ना गणपति चंद्र गुप्त जी ने, एकदम सही बोला है कि सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। ये चीज भी आप याद रखिए। अगले जो इतिहास ग्रंथकार है वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। प्रथम भाग 1964 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1965 ईस्वी में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसका जो है रचना की गई है या ये लिखा गया है। विशेष तथ्य में देख सकते हैं कि आदिकाल को क्या कहा है इन्होंने? प्रारंभिक शून्य काल कहा। शालिबा सूरी को हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने माना था। भक्तिकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। कौन सी देख सकते हैं? लोकाश्रय में रचित रचनाएं, राजाश्रित में रचित रचनाएं और धर्माश्रित में रचित साहित्य। ठीक है, तो इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। अब आ गए हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी।
इनका है, इन्होंने हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास लिखा है। अगर देखा जाए तो नगेंद्र जी हमारे इतिहास ग्रंथ रचना करने वाले, कम संपादन करने वाले अधिक हैं। तो इन्होंने जो है इसमें कुल 10 भाग है। प्रकाशन वर्ष 1973। संपादित रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, हरदयाल जी के साथ मिलकर किया था। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, और इसका जो प्राकथन है वो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। नागरी प्रचारणी सभा काशी से 1953 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 17 कालखंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। इस इतिहास ग्रंथ की अब तक 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम एवं संपादक निम्न प्रकार है। ये देख लेंगे, बहुत ज्यादा चीजें इसमें से याद नहीं रखनी है, बस एक एक चीज याद रखनी, लेकिन मैं सभी जो तथ्य है वो आपको दे दिए हैं। तो प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, प्रकाशन वर्ष 1957, संपादक राजबली पांडे थे। और द्वितीय भाग हिंदी भाषा का विकास 1965, संपादक थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना। तीसरा भाग जो था हिंदी साहित्य का उदय और विकास, इसमें आदिकाल था। प्रकाशन वर्ष 1983, संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी, भोलाशंकर व्यास, वसुदेव सिंह। चौथा जो भाग था उसका नाम था भक्ति काल, और इसमें निर्गुण भक्ति थी। प्रकाशन 1968, संपादक थे आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भाग था जो था भक्ति काल, सगुण भक्ति। प्रकाशन वर्ष 1974, संपादक में कौन थे? दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक, देवेंद्र शर्मा। छठे भाग में रीतिकाल, जिसमें रीतिबद्ध है। प्रकाशन वर्ष 1958, संपादक थे डॉक्टर नगेंद्र। सातवां भाग था रीतिकाल, इसमें रीति मुक्त था। प्रकाशन वर्ष 1912, संपादक डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आठवें भाग में हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल। प्रकाशन वर्ष 1972 में, संपादक थे विनय मोहन शर्मा। 9वें भाग में हिंदी साहित्य का जो था हिंदी साहित्य का परिष्कार, द्विवेदीकाल। प्रकाशन वर्ष 1977, संपादक सुधाकर पांडे। भाग 10 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, छायावाद काव्य। प्रकाशन वर्ष 1971, संपादक थे डॉक्टर नगेंद्र, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, अमेश्वर शुक्ल अंचल। 11वें भाग में थे हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, छायावाद और नाटक। प्रकाशन वर्ष 1972, संपादक थे डॉक्टर सवित्रा सिन्हा, डॉक्टर दशरथ ओझा, लक्ष्मी नारायण लाल। 12वां जो भाग था इसमें था हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, कथा साहित्य। प्रकाशन वर्ष 1968, संपादक जो थे डॉक्टर निर्मला जैन, अमृतलाल नागर, कल्याणमल लौढ़ा। 13वां जो भाग था हिंदी साहित्य का समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। प्रकाशन वर्ष 1965, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। भाग जो 14 था उसका नाम था हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, 1970 में प्रकाशित। संपादक हर्ष लाल शर्मा। हरवंश लाल शर्मा। ये क्या हो गया? हरवंश लाल शर्मा, कैलाश चंद्र भाटिया। भाग 15 आंध्र भारतीय साहित्य। प्रकाशन वर्ष 1989, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। और भाग 16 जो था हिंदी का लोक साहित्य। प्रकाशन वर्ष 1960, संपादक थे राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय। तो आज जो थी हमारी क्लास यही थी। 100 डे की जो हम तैयारी कर रहे हैं, 100 दिनों के अंदर जो हम तैयारी करने वाले हैं, उसका एक दिन आज यही था। और कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और कोई प्रश्न हो जरूर पूछिएगा। और ये जो क्लास है ये कहीं ना कहीं एक कदम आगे और बढ़ाने के लिए है। और यहाँ पर जो क्लास है वो समाप्त होती है, लेकिन आपकी पढ़ाई बिल्कुल समाप्त नहीं होती, यहाँ से आपकी शुरू होती है। और तथ्य पढ़िए,
आप सॉल्व कीजिए, कोई विशेष तथ्य बिल्कुल पूछिए। तो ये क्लास समाप्त हुई है, लेकिन पढ़ाई समाप्त नहीं हुई है। और इसी धारणा के साथ धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद नहीं लिखा जा रहा है आपके लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।